Chapter 6 The Making of a Scientist. Richard E. Bright has received the Searle Scholar Award and the Schering-Plough Award for biochemistry and molecular biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. Richard E. Bright Searle Scholar Award, Schering-Plough Award से सम्मानित किए जा चुके हैं। यह सम्मान उन्हें उनके बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में काम के लिए मिले थे। इट वॉज हिज फैसिनेशन। उनका तितलियों की तरफ जो रुझाव था उसी ने उनके लिए विज्ञान की दुनिया के द्वार खोल दिए थे। रीड एंड फाइंड आउट। आगे की कहानी पढ़िए और पता लगाइए। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ई ब्राइट्स लाइफ? किस प्रकार से एक किताब ने रिचर्ड ई ब्राइट की जिंदगी बदल दी? सेकेंड, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? किस प्रकार से रिचर्ड ई ब्राइट की माँ ने उनकी सहायता की? एट द एज ऑफ 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. E. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. 22 साल की उम्र में एक स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके इंसान ने विज्ञान की दुनिया में कोशिकाएं कैसे काम करती है उस पर अपना एक अध्ययन लाके तहलका मचा दिया। रिचर्ड एच ई ब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट ने यह अध्ययन को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नाम की एक भास्कर में प्रकाशित किया था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. For Richard E. Bright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी वैज्ञानिक जर्नल ने कॉलेज के बच्चों के अध्ययन को प्रकाशित किया था। स्पोर्ट्स की दुनिया में इसे ऐसा माना जाता था जैसे कि आपने पहली बार में ही होम रन मार दिया हो या फिर आप 15 साल की उम्र में ही बिग लीग्स में खेलने लगे हों। परंतु यह रिचर्ड ई ब्राइट के लिए यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी उनकी आने वाली सफलताओं के लिए जो कि उन्होंने प्राप्त की विज्ञान और बाकी सारे क्षेत्रों में। और यह सब चालू हुआ था उनके लिए उनकी तितलियों के तरफ रुचि के कारण। An only child, E. Bright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. But there was one thing I could do. Collect things. रिचर्ड ई ब्राइट अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे थे जो कि रीडिंग नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया में पले बड़े हुए। वे बताते हैं कि मेरे पास वहाँ ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं क्योंकि मैं अकेला था। मैं फुटबॉल और बेसबॉल खेल नहीं सकता था, इसलिए मेरे पास सिर्फ एक काम बचा था, वो था चीज़ें इकट्ठे करना। सो ही डिड एंड डिड ही एवर! Exclamation. Beginning in kindergarten, E. Bright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. जैसे कि वे बताते हैं कि उनके पास सिर्फ एक ही काम था, वह चीज़ें इकट्ठा करना, तो उन्होंने ऐसा ही किया। जब वह बहुत छोटे थे और उन्हें स्कूल जाना चालू किया तो उन्होंने तितलियाँ इकट्ठा करनी चालू की। फिर उन्होंने उसके साथ साथ बाकी सारे काम भी उतनी ही शिद्दत से किए जितना कि वह चीज़ें इकट्ठा करने में अपनी मेहनत लगाते थे। उन्होंने पत्थर,
फॉसिल्स, सिक्के ये सब जमा किए और वह एक बहुत ही रुचि वाले एस्ट्रोनॉमर मतलब खगोल विज्ञानी थे। उन्हें पूरी रात तारों को निहारना बहुत अच्छा लगता था। A home run in the game of baseball is when the batter scores a run after running safely around all bases and back to the home plate without stopping. A ball hit out of the playing field is also called a home run. Getting a proper paper published at the age of 15 in a scientific journal is here compared to scoring a home run while batting for the first time. यहाँ पे लेखक ने अपने अध्ययन को 15 साल की उम्र में एक वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित करने को एक होम रन हासिल करने की तरह बताया है। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, and other equipment, and helped him in many other ways. Richard E. Bright एक जिज्ञासु और बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनकी माँ ने भी उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। वह उन्हें अलग अलग जगह घुमाने ले जाती थी। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल और अनेक प्रकार के उपकरण दिलाती थी ताकि वह रिचर्ड ई ब्राइट को उनके चीज़ों को समझने में मदद हो। I was his only companion until he started school, his mother said. After that, I would bring home friends for him. But at night, we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work from him. Not physical work, but learning things. His mother said he liked it. He wanted to learn. And learn he did. He earned top grades in school. On everyday things, he was just like every other kid. His mother said. रिचर्ड ई ब्राइट की माँ बताती है कि उसके स्कूल जाने से पहले मैं उसकी एक लौती साथी थी और जैसे ही उसका स्कूल चालू हुआ तो मैं उसके दोस्तों को उसके घर लाती थी। पर जब हम रात में अकेले होते थे हम अनेक प्रकार की गतिविधियां साथ में करते थे। रिची मतलब रिचर्ड ई ब्राइट उनकी माँ के लिए उनकी पूरी जिंदगी के समान थे क्योंकि उनके पति उन्हें बहुत पहले छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तब रिचर्ड ई ब्राइट 3री क्लास में ही थे। वे बताती हैं कि वो और उनके बेटे हर शाम को साथ में डाइनिंग रूम टेबल पर समय व्यतीत करते थे। वो बताती हैं कि अगर उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता था तो मैं उसके लिए कुछ काम ढूंढती थी, शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक काम, जिससे वह कुछ नई चीज़ें सीखे और वह कार्य उन्हें बहुत पसंद भी आता था क्योंकि रिचर्ड ई ब्राइट हमेशा से ही बहुत सीखने की तरफ जिज्ञासु रहे हैं। और वो बताती हैं कि उनकी इस जिज्ञासा और मेहनत के कारण ही वह अपने स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त करते थे और वह स्कूल में एक साधारण बच्चे की तरह ही थे। By the time he was in the 2nd grade, E. Bright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. रिचर्ड ई ब्राइट जब 2री कक्षा में पहुंचे तो तब तक वह सारे 25 प्रजातियों की तितलियों को इकट्ठा कर चुके थे जो कि उनके घर के आसपास मिला करती थी। Species and subspecies of butterflies collected in 6 weeks in Reading, Pennsylvania. आगे मैं जो नाम लेने वाली हूँ वह
तितलियों के अनेक प्रजातियां हैं जो कि रिचर्ड ई ब्राइट ने इकट्ठा की थी। गॉसेमा विंग्ड बटरफ्लाइज। फर्स्ट, white M hair streak. Second, Acadian hair streak. Third, bronze copper. Fourth, bog copper. Fifth, purplish copper. Sixth, eastern tailed blue. Seventh, Melissa blue. Eighth, silvery blue. Snout butterfly. Wood nymphs and satyrs. निम्फ की स्पेलिंग है NYMPHS और सटायस SATYRS। पहली आइड ब्राउन, सेकेंड वुड निम्फ ब्रैकेट ग्रेलिंग ब्रैकेट क्लोज। मोनार्क और मिल्कवीड। वाइट्स एंड सल्फर्स। फर्स्ट ओलंपिया, second cloudless sulfur, third European cabbage. Brush-footed butterflies. Variegated fritillary, Harris's checker spot, pearl crescent, morning cloak, painted lady, buck eye, Viceroy, White Admiral, Red Spotted Purple, Hackberry. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrated to Central America, opened the world of science to the eager young collector. रिचर्ड ई ब्राइट बताते हैं, क्योंकि मैं मेरे इलाके में पाई जाने वाली सारी प्रजातियों को पकड़ चुका था, तो अब मुझे लगता था कि अब मेरी यह जर्नी खत्म हो चुकी है। पर तभी मेरी माँ ने मुझे बच्चों की एक बुक लाके दी जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क X। उस बुक में बताया गया था किस प्रकार से मोनार्क प्रजाति की तितलियां सेंट्रल अमेरिका में प्रवास करती हैं। वह पढ़ के मेरी विज्ञान की दुनिया के लिए जिज्ञासा और बढ़ गई। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. बुक के अंत में सारे पाठकों को लेखक उनकी तितलियों के प्रवास में किए गए अध्ययन में मदद करने के लिए बुलाते हैं। वे उनसे कहते हैं कि वह तितलियों पर एक छोटा सा टैग, मतलब किसी तरह का कोई टैग जो होता है वो चिपका दे, ताकि जब भी वह किसी एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करे और किसी और को वह मिले तो वह इंसान उस टैग को निकाल के डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्जुहर्ट को लाके दे दे, ताकि हम ये पता लगा सके कि किस प्रकार से मोनार्क प्रजाति की तितलियां एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करती हैं। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks in late summer. See graph below. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs, raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would tag the butterfly's wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development.
क्योंकि रीडिंग पेंसिल्वेनिया में तितलियों को पकड़ने का जो मौसम होता था वो सिर्फ 6 हफ्तों के लिए ही चलता था। ऐसे में रिचर्ड ईब्राइट को लगा कि वह काफी ज्यादा तितलियों को नहीं टैग कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वह तितलियों के झुंड की पैदाइश करेंगे। इसलिए उन्होंने एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ा और उसके अंडे लिए, फिर उन्हें अपने बेसमेंट में रखकर उन्हें बड़ा किया और वह ऐसा काफी सालों तक करते रहे और देखते रहे कि मोनार्क तितलियां किस प्रकार से जब वह अंडे से कैटरपिलर और कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपल से अडल्ट बटरफ्लाई बनती हैं तो उनमें किस टाइप के बदलाव आते हैं। फिर रिचर्ड ईब्राइट ने एक ग्राफ बनाया। एक्स एक्सिस पर था कितनी तितलियां उन्होंने पकड़ी और वाई एक्सिस पे था तितलियों के प्रकार, नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 weeks। कोसेमा विंग्ड बटरफ्लाई उन्होंने 8 पकड़ी थी, वुड निम्स एंड सैटियास सिर्फ 2, ब्रश फुटेड 10, व्हाइट्स एंड सल्फर्स 3, मोनार्क 1 और स्नाउट 1। Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there's not much feedback, Ebright said. In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. Richard Ebright कहते हैं कि कुछ टाइम बाद मैं तितलियों को टैग करने से ऊब गया। यह काम बहुत ही मेहनत वाला और बहुत ही कम नतीजे देने वाला काम था। मैंने जितने भी समय यह काम किया उतने में सिर्फ 2 ही तितलियां थीं जो कि फिर से किसी ने पकड़ी और वह टैग डॉट उर्सुहर्ट को वापस दिया, और वो भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं गई थी, वो सिर्फ 75 माइल्स ही दूर गई थी मेरे घर से। रीड एंड फाइंड आउट, आगे की कहानी पढ़िए और पता लगाइए। What lesson does Ebright learn when he does not win anything at a science fair? रिचर्ड ईब्राइट ने क्या सबक सीखा जब वह वैज्ञानिक मेले में कुछ भी नहीं जीते? What experiments and projects does he then undertake? अपनी हार के बाद रिचर्ड ईब्राइट ने किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट किए? What are the qualities that go into making of a scientist? ऐसी कौन सी खूबियाँ एक इंसान में होनी चाहिए ताकि वह एक अच्छा वैज्ञानिक बन सके? Then, in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, Ebright said. His entry was slide of rock tissues which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. जब ईब्राइट 7वीं कक्षा में थे तब उन्हें यह एहसास हुआ कि असली विज्ञान होता क्या है। जब वह एक काउंटी स्तर पर होने वाले विज्ञान के मेले में हिस्सा लेने गए और हार गए। वे बताते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे आसपास के सभी लोग कुछ न कुछ जीत रहे थे पर मैं हार गया। पर उस समय मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जितने भी विजेता थे उन सब ने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं जो हमारी असल जिंदगी से जुड़े हैं, जबकि मेरा प्रयोग सिर्फ कुछ मेढक के कोशिकाओं के ऊपर था जो कि मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair, I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I'd been doing in the past several years. इसके बाद डॉक्टर रिचर्ड ईब्राइट के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना आने लगी थी। वे बताते हैं कि
मुझे एहसास हो चुका था कि अगले साल के विज्ञान के मेले के लिए मुझे कुछ ऐसा प्रयोग करना था जो कि हमारी असल जिंदगी से जुड़ा हुआ हो, और एक ऐसा विषय चुनना था जिसके बारे में अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैंने कीड़े मकोड़ों पर काफी साल तक अध्ययन किया है, तो मैं उनके बारे में सबसे ज्यादा जानता था. So he wrote to Dr. Urzuhart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiments. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. रिचर्ड ईब्राइट ने डॉक्टर उर्जुहर्ट को कुछ सुझावों के लिए पत्र लिखा और डॉक्टर उर्जुहर्ट ने उन्हें अनेक सुझाव दिए जिस पर वह प्रयोग कर सकते थे. इस प्रकार से ईब्राइट का पूरा हाई स्कूल इन सभी सुझावों पर प्रयोग करने में निकल गया, जिसके साथ साथ उन्होंने काफी सारे प्राइज भी जीते अनेक प्रकार के काउंटी और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के मेलों में. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. जब ईब्राइट 8वीं कक्षा में थे तब उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें वह उस बीमारी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे जो मोनार्क कैटरपिलर्स को हर कुछ सालों में मार देता है. ईब्राइट का मानना था कि यह बीमारी बीटल के द्वारा फैलाई जाती है, इसलिए उन्होंने मोनार्क कैटरपिलर को बीटल्स के प्रेजेंस में बड़ा करने की कोशिश की, पर वे बताते हैं कि उन्हें कुछ ठोस परिणाम नहीं मिले, परंतु उन्होंने यही प्रयोग आगे जाके मेले में प्रस्तुत किया और इस बार वह पहला स्थान जीते. The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. Viceroys, on the other hand, do taste good to birds. So, the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. अगले साल के मेले के लिए उन्होंने इस बात पर अध्ययन किया कि क्यों वाइसरॉय प्रजाति की तितलियां मोनार्क प्रजाति की तितलियों की तरह व्यवहार करने की कोशिश करती हैं. उनके इस अध्ययन का आधार यह बात थी कि मोनार्क प्रजाति की तितलियां ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होती है, जिसके कारण पंछी उन्हें खाते नहीं है, जबकि वाइसरॉय प्रजाति की तितलियां काफी अच्छी स्वादिष्ट होती हैं. इसलिए वाइसरॉय प्रजाति की तितलियां मोनार्क की तरह व्यवहार करने की कोशिश करती हैं ताकि वह अपने आप को पंछियों से बचा सकें. Ebright's project was to see whether, in fact, birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would get all the monarchs it could get. Ebright said later, research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. रिचर्ड ईब्राइट का अगला प्रयोग यह देखने के लिए था कि क्या पंछी मोनार्क प्रजाति की तितलियों को खाते हैं, तो उन्होंने यह पाया कि स्टर्लिंग प्रकार के जो पंछी होते हैं वह अपना पंछियों का खाना खाने की बजाय मोनार्क तितलियों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं. परंतु ईब्राइट बताते हैं कि आगे जाके कुछ लोगों ने अध्ययन किया इस बात पे और ये पाया कि वाइसरॉय प्रजाति की तितलियां मोनार्क प्रजाति की तितलियों के व्यवहार को कॉपी करने की कोशिश करती हैं. जब ईब्राइट ने अपना यह प्रयोग जूलॉजी
डिवीजन और काउंटी साइंस फेयर में प्रस्तुत किया तो उन्होंने जूलॉजी डिवीजन में पहला स्थान प्राप्त किया और काउंटी साइंस फेयर में तीसरा। In his second year in high school, Richard E. Bright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष में रिचर्ड ई ब्राइट ने एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज की, जिसके कारण कोशिकाओं के जीवन पर उनके नए सिद्धांत का जन्म हुआ। उन्होंने सम्राट प्यूपा की पीठ पर छोटे सुनहरे धब्बों की वजह जानने के उद्देश्य को खोजने की कोशिश की। To everyone assumed the spots were just ornamental, Ebright said, but Dr. Urzuhart didn't believe it. To find the answer, Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. This project won Ebright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won third place for zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. ईब्राइट बताते हैं कि सबने ये सोचा कि ये जो धब्बे हैं यह सिर्फ दिखावे के लिए है, पर डॉक्टर उर्जुहर्ट इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए इसका उत्तर खोजने के लिए ईब्राइट और उनके दूसरे प्रतिभाशाली साइंस स्टूडेंट ने एक ऐसा डिवाइस बनाने की कोशिश की जो कि ये दिखाए कि यह धब्बे एक ऐसे कीट हार्मोन को जन्म देते हैं जो कि एक तितली के पूरे विकास के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। उनके इस प्रयोग ने उन्हें काउंटी फेयर में पहला स्थान प्राप्त कराया और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में प्रवेश दिलाया। वहां उन्होंने जूलॉजी डिवीजन में तीसरा स्थान प्राप्त किया और वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के एंटोमोलॉजी लैबोरेटरी में काम करने का मौका पाया। As a high school junior, Richard E. Bright continued his advanced experiments on the monarch pupa. That year, his project won first place in the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. That project won first place for zoology at the International Fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and at the laboratory of the U.S. Department of Agriculture. हाई स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने अपने उन्नत प्रयोग को जारी रखा और अंत में हार्मोन रासायनिक संरचना की पहचान करने में सक्षम रहे। उन्होंने मोनार्क प्यूपा पर एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। उन्होंने मोनार्क प्यूपा के कुछ कोशिकाओं को बड़ा करने की कोशिश की और यह दिखाया कि यह पूरी तरीके से विकसित तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक उन्हें उन गोल्डन धब्बों में पाए जाने वाले हार्मोन को नहीं दिया जाता। उनका यह प्रयोग जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया और उन्होंने अपना अगला गर्मियों की छुट्टी को आर्मी लैबोरेटरी में काम करने और लैबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में काम करने में बिताया। फॉलोइंग समर, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots.
Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. जब रिचर्ड ई ब्राइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो अपना पहला साल बिताने के बाद जब वह लैबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में वापस काम करने के लिए गए तो वहां के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके उन्होंने उन धब्बों में पाए जाने वाले हार्मोन को पहचानने की कोशिश की और वह उसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों का पता लगाने में सफल हुए. A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at the X-ray photos of chemical structure of a hormone. 1.5 साल बाद जब वह अपने जूनियर ईयर में थे तब उन्हें एक विचार आया जो कि उनके कोशिकाओं की जिंदगी पर होने वाले नए अध्ययन का आधार बनी. यह विचार उन्हें तब आया जब वह एक हार्मोन के रासायनिक तत्वों का एक्सरे देख रहे थे. When he saw those photos, Ebright didn't shout "Eureka" or even "I've got it," but he believed that, along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles: how the cells can read the blueprint of its DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus, DNA is the blueprint for life. जब उन्होंने वह फोटोज देखी तो उन्होंने यूरेका नहीं चिल्लाया, बल्कि उन्होंने यह सोचा कि उन्होंने जो भी अध्ययन किया है आज तक इंसेक्ट्स के हार्मोन्स पर, वह उन्हें यह बात साबित करने में मदद करेंगे कि किस प्रकार से कोशिकाएं डीएनए का ब्लूप्रिंट पढ़ सकती हैं. डीएनए एक ऐसा तत्व होता है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो कि हमारे वंशागति को कंट्रोल करते हैं. इसलिए डीएनए को जीवन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है. Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. Surprisingly, no one who knew him, Richard Ebright, graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1,510. Ebright went on to become a graduate student researcher at the Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. फिर उन्होंने अपने रूममेट के साथ डीएनए के काम को चित्रित करने के लिए एक अणु के प्लास्टिक मॉडल का निर्माण किया. यह एक बड़ी छलांग थी और एक पत्रिका में प्रकाशित हुई. ये बात बहुत लोग रिचर्ड ईब्राइट के बारे में जानते नहीं है कि वह हार्वर्ड से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले एक अच्छे विद्यार्थी रहे हैं और वह आगे जाके एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर भी बने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में. वहां पे उन्होंने काफी सारे प्रयोग करने चालू किए जो कि उनके इस अध्ययन को सही साबित कर सके. If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. अगर उनका अध्ययन सही प्राप्त होता तो यह एक बहुत बड़ी छलांग होती जिंदगी को समझने में और हम इसकी मदद से कई प्रकार के कैंसर और अलग बीमारियों को रोकने में सफलता प्राप्त कर सकते. और यह सब मुमकिन हुआ सिर्फ ईब्राइट के वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण. Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. Ebright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all-around outdoors person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits.
अच्छे वैज्ञानिक होने के साथ साथ उनकी अन्य रुचि भी थी, जैसे कि सार्वजनिक बोलना, वाद विवाद करना, और वह एक बहुत ही अच्छे कैनोइस्ट भी थे। इसके अलावा वह प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन अच्छे अर्थों में, और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करते थे। In high school, Richard E. Bright was a straight-A student. Because learning was easy, he turned a lot of his energy towards debating and model United Nations clubs. He also found someone to admire. Richard A. Weatherer, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Weatherer was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas. Richard E. Bright हाई स्कूल में एक बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, क्योंकि उनके लिए चीज़ें सीखना बहुत आसान था। उन्होंने अपनी बाकी की शक्ति वाद विवाद और मॉडल यूनाइटेड नेशंस में लगाने की कोशिश की। इसमें उनके टीचर रिचर्ड ए वेदरर को बहुत बड़ा हाथ रहा है। रिचर्ड ए ब्राइट बताते हैं कि मिस्टर वेदरर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने काफ़ी सारे नए विचारों के लिए मेरे दिमाग को खोला। Richard would always give me that extra effort. Mr. Weatherer said, what pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research studies, besides doing all his research with butterflies and his other interest. Richard was competitive, Mr. Weatherer continued, but not in a bad sense, he explained. Richard wasn't interested in winning or for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons, he wants to be the best. उनके टीचर मिस्टर वेदर बताते हैं कि रिचर्ड हमेशा से ही ज़्यादा एफर्ट लेने वाले व्यक्ति रहे हैं। वह अपने तितलियों और बाकी सारे रुचियों पर अध्ययन करने के अलावा रोज रात को 3 से 4 घंटे वाद विवाद के किसी भी विषय पर रिसर्च करते थे। रिचर्ड एक बहुत ही प्रतिभास्पर्धी व्यक्ति थे, परंतु अच्छे अर्थों में, और वह हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना चाहते थे। एंड दिस इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। Start with a first-rate mind, add curiosity, mix in the will to win for the right reasons. E. Bright has these qualities. From the time the book, The Travels of Monarch X, opened the world of science to him, Richard E. Bright has never lost his scientific curiosity. यही एक अच्छे वैज्ञानिक के बनने में सहायता करता है। एक अच्छा दिमाग, जिज्ञासा और जीतने की ललक ही ई ब्राइट को एक अच्छा वैज्ञानिक बनाते हैं। जब से द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10 नाम की पुस्तक ने ई ब्राइट के लिए उनके लिए विज्ञान की दुनिया के दरवाजे खोले थे, उन्होंने कभी भी विज्ञान की तरफ अपनी जिज्ञासा को बुझने नहीं दिया। ग्लॉसरी। आगे मैं कुछ शब्द और उनके मतलब बोलने जा रही हूँ। लीग्स, ग्रुप्स ऑफ स्पोर्ट्स clubs or teams playing matches among themselves, यानी स्पोर्ट्स क्लबों का समूह जो पुरस्कार के लिए आपस में मुकाबला करते हैं। कंट्री, काउंटी, रीजन। काउंटी का मतलब कोई इलाका, जैसे कि हमारे यहाँ जिला होता है, वैसे ही बाहर के देशों में उन्हें काउंटी कहा जाता है। स्टर्लिंग, कॉमन यूरोपियन बर्ड विथ ब्लैक brown spotted plumage which nests near buildings and is a good mimic. Sterling एक प्रकार की यूरोपियन पक्षी है जो कि अपना घोंसला बिल्डिंगों के आसपास बनाती है। एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी कीड़े मकोड़ों पर अध्ययन को कहा जाता है। यूरेका, a cry of triumph at a discovery originally attributed to Archimedes. यूरेका एक शब्द है जो कि हम अपने जीतने पर या कोई भी खोज करने पर बोलते हैं। यह पहली बार आर्किमिडीज ने प्रयोग किया था। कैनोइस्ट, अ पर्सन हु पैडल्स अ कैनो, अ लाइट बोट। कैनोइस्ट उस इंसान को कहा जाता है जो कि एक कनो मतलब एक
हल्की बोट को चलाता है। Think about it. How can one become a scientist, an economist, a historian? Does it simply involve reading many books on the subject? Does it involve observing, thinking, and doing experiments? एक वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री या इतिहासकार बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या सिर्फ कुछ किताबें उन विषय पर पढ़ के कोई ये सब बन सकता है? कि क्या ये सब अवलोकन करना, विचार करना और उस विषय पर प्रयोग करना भी हो सकता है? Second, you must have read about cells and DNA in your science books. Discuss Richard E. Bright's work in the light of what you have studied. If you get an opportunity to work like Richard E. Bright on projects and experiments, which field would you like to work on and why? आपने कोशिकाओं और डीएनए के बारे में अपने विज्ञान की पुस्तकों में जरूर पढ़ा होगा। इस विषय में रिचर्ड ई ब्राइट ने क्या काम किया है उसके बारे में बताइए। अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप किसी भी एक विषय पर काम करें और प्रयोग करें तो आप कौन सी फील्ड को चुनना चाहेंगे और क्यों? टॉक अबाउट इट। फर्स्ट, children everywhere wonder about the world around them. The questions they ask are the beginning of scientific inquiry. Given below are some questions that children in India have asked Professor Yash Pal and Dr. Rahul Pal as reported in their books. Discovered Questions NCERT 2006. First, what is DNA fingerprinting? What are its use? Second, how do honeybees identify their own honeycombs? Third, why does rain fall in drops? Can you answer these questions? You will find Professor Yash Pal's and Dr. Rahul Pal's answers as given in Discovered Questions on page 75. बच्चे हर जगह काफी सारे सवाल पूछते हैं कि उनके आसपास चीजें होती कैसे हैं। डॉक्टर यश पाल और डॉक्टर राहुल पाल ने ये सारे प्रश्न अपनी एक बुक डिस्कवर्ड क्वेश्चन में बताए हैं। पहला, डीएनए प्रिंटिंग क्या होती है और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? मधुमक्खियां अपने छत्ते को कैसे पहचानती हैं? बारिश हमेशा बूंदों के रूप में क्यों होती है? क्या आप इन सब प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? सेकंड, you also must have wondered about certain things around you. Share these questions with your class and try and answer them. आपने भी अपने आसपास हो रही काफी चीजों के बारे में सोचा होगा और काफी प्रश्न आपके मन में आए होंगे। आप ऐसे ही कुछ प्रश्न अपने क्लास के बच्चों के साथ साझा कीजिए और इनके उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। सजेस्टेड रीडिंग, क्योंकि आपने यह कहानी पढ़ी है, इसी प्रकार की कुछ और कहानियां पढ़ सकते हैं, जैसे कि जर्नी बाय लाइट बाय नोरा बुर्के, चिल्ड्रन हु मेड इट बिग बाय थंगामानी, स्कूल डेज बाय टॉम ब्राउन।